हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिससे कि आपके बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और आज का टॉपिक है कोशिका के कोशिकांग, उसके खोजकर्ता और उनके कार्य। इसके अलावा हम कोशिका से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका के कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका के कोशिका भित्ति की खोज करने वाले हैं रॉबर्ट हुक। तो यदि हम बात करें कोशिका भित्ति के कार्य की, तो कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा कैल्शियम व मैग्नीशियम के पेक्टेट की बनी मध्य पट्टिकाएं कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मध्य पट्टिका कोशिकाओं के बीच कौन सा तत्व सीमेंट का कार्य करता है। तो याद रखिएगा, कैल्शियम व मैग्नीशियम के जो पेक्टेट होते हैं वो मध्य पट्टिका कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करते हैं। चलते हैं अगले कोशिकांग की ओर, जो कि है जीवद्रव्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके खोज करता है पुरकिंजे और इन्होंने ही जीवद्रव्य के बारे में एक कंसेप्ट दिया था कि जीवद्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधारशिला है। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किसने बोला था जीवन का भौतिक आधारशिला है और किसके लिए बोला है। तो याद रखिएगा कि जीवन का भौतिक आधारशिला बोला गया है जीवद्रव्य के लिए और बोलने वाले थे पुरकिंजे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे कि सबसे पहले सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। तो याद रखिएगा सिंगर एवं निकोलसन ने। वही बात करें हम कोशिका झिल्ली के कार्य की, तो यह कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट की। इसके खोज करता है हैकल। तो हम सभी जानते हैं हरित लवक का कार्य, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसके खोज करता है कोलिकर। और यदि हम बात करें इसके कार्य की, तो हम सभी जानते हैं यह कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। अगला कोशिकांग है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि बात करें हम इसके खोजकर्ता की, तो इसके खोजकर्ता है पोर्टर और इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में एवं लिपिड संश्लेषण में सहायता करना। यानी कि अगर आपने पढ़ा होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड में मदद करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करते। प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में, ठीक है। वहीं जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह ग्लाइकोजन तथा इसके बाद नेक्स्ट है गोल्जी में मदद करता यानी कि गोल्जी बॉडी। इसके खोज करता है कैमिलो गोल्जी। वहीं बात करें हम गोल्जी काय के कार्य की, तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और वो क्वेश्चन होता है शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है। तो याद रखिएगा कि जो शुक्राणु के एक्रोसोम होते हैं उनका निर्माण होता है गोल्जी काय से। एक्रोसोम आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है या आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, शुक्राणुओं में हेड रीजन होता है, ऊपर की ओर एक्रोसोम पाया जाता है जो कि मादा अंडाणु से जुड़ता है और उसकी लेयर को गलाता है, जिससे आसानी से शुक्राणु के जो केंद्रक है मादा अंडाणु के केंद्रक से फ्यूज हो पाते हैं और इस तरह से निषेचन होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम के खोज करता है पैलेड और इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन से कोशिकांग में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो राइबोसोम के द्वारा। अगला कोशिकांग है तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम, जिसके खोज करता है टी बोवेरी। और यदि हम बात करें तारककाय के कार्य की, तो इसका कार्य कोशिका विभाजन के समय एस्टर किरणों का यानी कि एस्टर रेस का निर्माण करना है। चलते हैं अगले कोशिकांग की ओर, जो कि है लाइसोसोम, जिसके खोज करता है डी डुवे। वही बात करें हम लाइसोसोम के कार्य की, तो वह है कोशिकाओं पदार्थों एवं आंतरिक पदार्थों का पाचन करता है। यानी कि जब भी कोशिका से कोई बाहरी पदार्थ आता है, फॉरेन मैटर आता है, तो वो इसको डाइजेस्ट करता है, या कोशिका के अंदर कोई भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं तो उनको पाचन का कार्य करता है। और कभी कभी गलती से ये क्या कहता है अपने ही कोशिकांग को पचाने लगता है,
इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। तो आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली कहते हैं हम लाइसोसोम को। चलते हैं अगले कोशिकांग की ओर। अगला कोशिकांग है पराक्सीसोम, जिसके खोजकर्ता है टालबर्ट, और इसका कार्य है प्रकाश श्वसन यानी कि फोटो रिस्पायरेशन। तो याद रखिएगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है फोटो रिस्पायरेशन यानी कि प्रकाश श्वसन इनमें से किस कोशिकांग में होता है, तो ऑप्शन में आपका पराक्सीसोम जरूर रहेगा। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले कोशिकांग की ओर। अगला कोशिकांग है सूक्ष्म नलिकाएं यानी कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स, और इसके खोजकर्ता हैं डी रॉबर्ट्स। बात करें इसके कार्य की, तो सीलिया, कशाभिका, तारककाय एवं कोशिका कंकाल का निर्माण करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है, कोशिका कंकाल किसे कहते हैं, यानी कि कोशिका कंकाल किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्राउन, और कार्य की बात करें तो यह कोशिका का नियंत्रण कक्ष है, यानी कि कोशिका में होने वाली जितने भी एक्टिविटी है, चाहे वो मेटाबॉलिक हो, एनाबॉलिक हो या फिर कैटाबॉलिक हो, सभी केंद्रक द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका खोजकर्ता पूछा जाता है। तो इसके खोजकर्ता है फोंटाना। वही बात करें हम इसके कार्य की, तो यह आरएनए तथा राइबोसोम के संश्लेषण में सहायता करता है। अगला कोशिकांग है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। इसके खोजकर्ता है वाल्डेयर, और यदि हम बात करें इसके कार्य की, तो इसका कार्य हम सभी जानते हैं, यानी कि यह जननिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वांटोसोम, जिसके खोजकर्ता है पार्क एंड पोन। यदि बात करें हम इसके कार्य की, तो यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों की। तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है मादा अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, एवं शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तो आप इसको याद रखिएगा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि मादा अंडाणु जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका है, तो सबसे बड़ी कोशिका होते हुए भी हम इसे खुली आँखों से यानी कि नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। हम इसे केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। आइए कुछ और रोचक तथ्य देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे बड़ी जंतु कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, जबकि वही अगर संपूर्ण पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ी पादप कोशिका की बात करें तो वो है रोकुल्पा टैक्सीफोलिया, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 12 इंच तक होती है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी जंतु कोशिका है शुतुरमुर्ग की अंडे की, और पौधों में सबसे बड़ी कोशिका है रोकुल्पा टैक्सीफोलिया की। वही बात करें, अधिकतर कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिकाएं इस ग्रह पर मौजूद सबसे छोटी जीवन की इकाई हैं, जो कि स्वयं में इतनी सक्षम है कि शरीर की ज़रूरतों के अनुसार स्वयं ही नष्ट होती हैं और स्वयं ही पैदा होती हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कोशिका से जुड़े हुए ऐसे क्वेश्चन की जिससे आप बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने उस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया हुआ है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो अगर कोशिका की खोज की बात आती है तो अक्सर आप रॉबर्ट हुक की बात करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वह एक मृत कोशिका थी। ये तो पहली बात हुई। वहीं बात करें हम जीवित कोशिका की खोज की, तो जीवित कोशिका की खोज डच वैज्ञानिक एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1674 में किया था। तो इस बात को याद रखिएगा, यदि मृत कोशिका की बात करता है तो रॉबर्ट हुक की बात करेंगे, और यदि जीवित कोशिका की बात करता है तो वहाँ पर एंटोनी वान लीवेनहॉक होगा। वही बात करें एक और पॉइंट की, कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति की खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही किया था। तो दोस्तों ये था हमारा कोशिका से जुड़ा हुआ वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।